नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 17 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, हिमाचल इलेक्शन, धर्मशाला में जनजातीय वोटों पर नजर। विधानसभा उपचुनाव की दृष्टि से प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी धर्मशाला में अब कांग्रेस व भाजपा की नजरें जनजातीय वोटरों पर टिकी हुई हैं। अब तक धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को भाजपा से ही 3 विधायक इस ट्राइबल समुदाय से मिल चुके हैं, लेकिन 2024 का चुनाव बिना जनजातीय समुदाय के प्रत्याशी से हो रहा है। बृजलाल धर्मशाला से भाजपा के पहले जनजातीय विधायक रहे हैं। उसके बाद उनकी विरासत को किशन कपूर ने संभाला। कपूर के बाद उपचुनाव में विशाल नेहरिया विधायक बने। दशकों तक धर्मशाला का प्रतिनिधित्व करने वाला गद्दी समुदाय इस बार खामोश है। न तो किसी पार्टी ने इस समुदाय के किसी नेता को टिकट दिया और न ही समुदाय ने किसी को आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले इतिहास को देखें तो अब तक यह समुदाय भाजपा के साथ ही चलता रहा है। इसकी वजह यह रही कि बीजेपी ने एक नहीं बल्कि 3 नेताओं को टिकट दिए। इनमें से सांसद किशन कपूर तो करीब 40 वर्षों तक धर्मशाला से भाजपा के नेता रहे। ऐसे में अब बिना जनजातीय नेता के हो रहे चुनाव में क्षेत्र का यह सबसे बड़ा वोटर किस तरफ जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि भाजपा ने पिछली बार पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़े वाले विपिन सिंह नेहरिया को पार्टी के साथ जोड़ लिया है। इतना ही नहीं, सांसद किशन कपूर के पुत्र शाश्वत कपूर को भी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी के काम में लगा दिया है। भाजपा ने मंडल अध्यक्ष भी इसी समुदाय से विशाल नेहरिया को बना रखा है, लेकिन आम वोटर क्या सोच रहा है और किसका साथ देगा, ये पत्ते खुलना अभी बाकी है। ओबीसी भी बड़ा फैक्टर। धर्मशाला में ट्राइबल वोटर के साथ साथ ओबीसी वोट भी बड़ी संख्या में है, लेकिन बीते कुछ चुनावों में हुए प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। इस बार भी राकेश चौधरी चुनाव मैदान में हैं। ओबीसी वोटर इस बार के चुनाव में अपने प्रत्याशी के साथ कितना एका दिखा पाता है और कांग्रेस व भाजपा इसमें कितनी सेंध लगा पाती है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। इस सारे सियासी खेल में धर्मशाला का चुनाव रोचक हो गया है। भले ही इस बार के चुनावों में समुदाय का कोई नेता नहीं है, फिर भी इस समुदाय का रोल अहम रहने वाला है। समाचार नंबर 2, हिमाचल इलेक्शन, चुनाव में सिर्फ नेतृत्व नहीं, भविष्य भी चुने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि यह समय देश के लिए सिर्फ नेतृत्व चुनने का ही नहीं, देश के भविष्य चुनने का भी समय है। इस देश में एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिनके लिए सभी देशवासी ही परिवार हैं। दूसरी तरफ अपने ही परिवार के हितों को सर्वस्व समझने वाले नेता और उनकी पार्टियां हैं। एक तरफ 10 साल ऐतिहासिक विकास का काल खंड है, दूसरी तरफ अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक घोटाला करने वाले परिवारवादी नेता और उनकी पार्टियां हैं। यह समय ईमानदार और विकासोन्मुखी नेतृत्व चुनने का है। जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपके एक वोट पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए आप सभी भाजपा प्रत्याशी कंगना को भारी से भारी संख्या में वोट करें। अनुच्छेद 370 के समाप्त किए जाने के बाद से कश्मीर में शांति बहाल हो गई है। यह सब लोगों के वोट की वजह से ही संभव हुआ। इसी तरह के बदलाव और विकास को गति देने के लिए मोदी बहुत जरूरी है। सराज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न जनसभाओं में उन्होंने कहा कि आप सबका काम है नरेंद्र मोदी को मजबूती देना। बाकी देश और प्रदेश के विकास की गारंटी नरेंद्र मोदी खुद हैं।
उनका तीसरा कार्यकाल विकास की दृष्टि से और भी ऐतिहासिक होगा। आने वाले समय में पीओके के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिबद्धता है, उसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। प्रदेश सरकार को चुनावों में जवाब देगी जनता। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वह जरूर करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा 1.5 साल के कार्यकाल में प्रदेशवासियों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव सरकार द्वारा किया गया है, जिस तरह विकास को ठप करने का काम किया गया है, उसका जवाब कांग्रेस को मिल जाएगा। समाचार नंबर 3। हिमाचल इलेक्शन कर्मचारी कहां देंगे ड्यूटी, इस दिन होगा खुलासा। 24 मई को दूसरी चुनावी रिहर्सल में पोलिंग पार्टी को इसकी जानकारी दी जाएगी कि उन्हें किस विधानसभा में ड्यूटी के लिए जाना है। लोकसभा चुनावों के लिए तैनात होने वाले पीठासीन, सहायक पीठासीन और मतदान अधिकारियों की पोलिंग पार्टियों का गठन चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। चुनावी ड्यूटी देने वाले सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की दूसरी रैंडमाइजेशन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दी गई है। अब तीसरी रैंडमाइजेशन के बाद ही चुनावी ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को इस बात का पता चलेगा कि उन्हें कहां चुनावी ड्यूटी देने जाना है। सामान्य पर्यवेक्षक विनीत नंदनवार की मौजूदगी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में 6,625 मतदान कर्मी चुनाव ड्यूटी देंगे। उन्होंने बताया कि सामान्य पर्यवेक्षक विनीत नंदनवार की मौजूदगी में मंडी संसदीय क्षेत्र के कुल्लू, किन्नौर, लाहुल और स्पीति जिलों की तथा भरमौर विधानसभा में चुनाव ड्यूटी देने वालों की दूसरी रैंडमाइजेशन भी की गई। पहली रैंडमाइजेशन से चुनाव ड्यूटी करने वालों का चयन किया गया था। दूसरी रैंडमाइजेशन से चुनाव ड्यूटी करने वाले मतदान कर्मियों की स्थायी निवास और पोस्टिंग से अलग अन्य विधानसभा में तैनाती हो गई है। तीसरी रैंडमाइजेशन में उन्हें पोलिंग बूथ आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि करसोग विधानसभा क्षेत्र के लिए 119 पोलिंग पार्टियां तथा 30 अतिरिक्त पार्टियों का गठन किया गया है। इसी प्रकार सुंदरनगर विधानसभा के लिए 110 और 28 अतिरिक्त पार्टियों का, नाचन के लिए 144 और 33 अतिरिक्त, सराज के लिए 130 और 34 अतिरिक्त, द्रंग के लिए 130 और 34 अतिरिक्त, जोगिंद्रनगर के लिए 128 और 33 अतिरिक्त, धर्मपुर के लिए 104 और 27, मंडी के लिए 113 और 29, बल्ह के लिए 105 और 28 अतिरिक्त और बल्ह के लिए 109 और 28 अतिरिक्त पोलिंग पार्टियों गठित की गई हैं। इस अवसर पर एडीएम डा मदन कुमार, तकनीकी निदेशक NIC मंडी अखिलेश भारती, तहसीलदार निर्वाचन राजेश शर्मा, नायब तहसीलदार निर्वाचन राजेश जोशी और हरनाम सिंह उपस्थित रहे। हरबंस राणा चुने इंटक फेडरेशन के प्रदेश महासचिव। बद्दी भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम ठाकुर ने प्रदेश व जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। कांगड़ा की सारिका कटोच निवासी कांगड़ा को प्रदेश महिला इंटक फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया, जबकि राहुल पठानिया को यूथ इंटक फेडरेशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। विक्रम ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर निवासी हरबंस राणा को प्रदेश महासचिव, आदित्य चड्डा, रमेश शर्मा, संतोष कुमार को उपाध्यक्ष, संजय शर्मा व वालू राम को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिव कुमार वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुमन निवासी सोलन को महिला इंटक महासचिव, लता पठानिया मंडी को महासचिव, किशोर ठाकुर कुल्लू बंजार को खेतीहर मजदूर सेल का अध्यक्ष, ढोल सिंह महंत को असंगठित मजदूर सेल का अध्यक्ष, रामरतन शर्मा बिलासपुर को प्रदेश परिवहन मजदूर सेल का अध्यक्ष, वहीं बद्दी की शीतल भारद्वाज को प्रदेश इंटक कोषाध्यक्ष की कमान सौंपी गई। इसके अलावा जिला सोलन कार्यकारिणी में प्रितपाल सिंह को जिला सोलन इंटक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं योगराज भारद्वाज को चंबा का अध्यक्ष,
अमित ठाकुर को हमीरपुर का अध्यक्ष, रमेश को शिमला अध्यक्ष, एसपी शर्मा को कांगड़ा, जितेंद्र कुमार को बिलासपुर का अध्यक्ष, दिनेश शर्मा को मंडी का अध्यक्ष व विवेक राय को लाहौल स्पीति का इंटक फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। महासचिव हरबंस राणा ने बताया कि कामगारों के हितों का ध्यान रखते हुए यह विस्तार राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जसपाल, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हौशिला प्रसाद व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम ठाकुर द्वारा की गई है। समाचार नंबर 4। हिमाचल वेदर, पारा चढ़ते ही बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल में पारा चढ़ते ही अब मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार और शनिवार को 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य व उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में 17 से 22 मई तक बारिश की संभावना है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व किन्नौर के कुछ भागों में 17 व 18 मई को अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे जहां 6 जिलों में गर्मी से राहत मिलने वाली है, वहीं 6 जिलों में भारी गर्मी से लोगों को परेशान ही होना पड़ेगा। हालांकि नेरी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। वहीं बिलासपुर व ऊना में भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। ऊना जिले में बढ़ती गर्मी के चलते दोपहर के समय में लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। गुरुवार को जिले का पारा 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ऐसे में गर्मी के कारण लोग सुबह से ही घरों में एसी व कूलर चलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ गर्मी के राहत पाने के लिए लोग शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। उधर आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में इन भागों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो नेरी 42.1, चंबा 37.5, धर्मशाला 32.4, कांगड़ा 36.8, सेवबाग 32.1, भुंतर 34.2, बजौरा 34.0, सैंज 30.7, हमीरपुर 33.5, मंडी 37.0, बरथीन 38.2, सुंदरनगर 37.0, बिलासपुर 39.7, शिमला 27.6, जुब्बड़हट्टी 31.2, कसौली 32.5, सोलन 32.7, केलांग 19.8, कल्पा 23.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। समाचार नंबर 5। चालक के दिल का ख्याल रखेगी स्मार्ट ई साइकिल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग के बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने स्मार्ट ई साइकिल का निर्माण किया है। स्मार्ट ई साइकिल पैडल सहित बैटरी से चलेगी। पैडल से साइकिल को चलाते हुए जब चालक की हृदय गति 100 से अधिक पहुंचेगी तो ई साइकिल की बैटरी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से स्मार्ट ई साइकिल चालक के दिल की सेहत का भी ध्यान रखेगी। हार्ट रेट 100 से कम होते ही बैटरी अपने आप बंद हो जाएगी। हार्ट बीट सेंटर के माध्यम से ई साइकिल चालक की दिल की धड़कन की गति का पता लगा लेगी। इस ई साइकिल के इस्तेमाल से चालक लंबी दूरी आराम से तय कर सकता है। साइकिल की बैटरी चार्ज होने के उपरांत 3 घंटे तक काम कर सकती है तथा साइकिल बैटरी के इस्तेमाल के दौरान 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। स्मार्ट ई साइकिल 3 मोड में कार्य करेगी। इसमें पहला मोड साइकिल मोड है, जिसमें दोपहिया को पैडल के माध्यम से चलाया जाएगा, तो वहीं दूसरा मोड फुल बैटरी मोड है, जिसमें यह बैटरी के जरिए स्कूटी की तरह चलेगी। तीसरे मोड में ई साइकिल पैडल तथा बैटरी दोनों के प्रयोग से गतिशील होगी। यदि चालक की हृदय गति पैडल लगाते हुए 100 से पार हो जाती है
तो हार्ट बीट सेंटर आर्डिनो डिवाइस को संकेत प्रदान करेगा। इसके बाद यही संकेत आर्डिनो डिवाइस से बैटरी को मिलेगा तथा बैटरी स्टार्ट हो जाएगी। हार्ट बीट सेंटर को या तो चालक की कलाई पर बांधा जाएगा या फिर ई साइकिल के हैंडल पर लगाया जाएगा। चालक के स्पर्श से ही डिवाइस हृदय गति की स्थिति को माप लेगा। एनआईटी हमीरपुर के यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग के बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र और छात्राओं की एक टीम ने सहायक प्रोफेसर डा दिलशाद अहमद खां के मार्गदर्शन में हृदय गति पर आधारित स्मार्ट ई साइकिल का निर्माण किया है। एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर एचएम सूर्यवंशी, रजिस्ट्रार डा अर्चना संतोष ननोटी एवं डीन अनुसंधान और परामर्श प्रोफेसर राकेश सहगल ने छात्रों की मेहनत और नवाचार की सराहना की है और उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मैकेनिक इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डा प्रशांत धीमान ने भी छात्रों के सतत प्रयास की सराहना की है। समाचार नंबर 6। बायोजेनेटिक ड्रग्स कंपनी पर बड़ी कार्रवाई। राज्य दवा नियंत्रक ने बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी का साइकोट्रोपिक दवाओं के तमाम उत्पाद लाइसेंस समेत सभी अनुमतियां रद्द कर दी हैं। गत 3 दिन के भीतर दवा उद्योगों के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पूर्व स्माइलैक्स फार्मा के भी सभी लाइसेंस व अनुमतियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई थी। बता दें कि बायोजेनेटिक ड्रग्स कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने तय अवधि में नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिस पर अब राज्य दवा नियंत्रक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी के उत्पाद लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। फिलवक्त राज्य दवा नियंत्रक प्रशासन की बेलगाम दवा उद्योगों पर बढ़ती सख्ती ने हड्डम मचा दिया है। उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस के एसटीएफ ने गत सप्ताह बायोजेनेटिक ड्रग्स की बद्दी स्थित इकाई पर लंबी जांच के बाद छापेमारी की थी, जिसके बाद राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा था। कंपनी प्रबंधन ने न तो नोटिस का जवाब दिया, न ही साइकोट्रोपिक दवाओं के खरीदार का विवरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद अब राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कार्रवाई की। उक्त कंपनी एनडीपीएस श्रेणी के अंतर्गत करीब 5 दवा उत्पादों का निर्माण कर रही थी। गत 20 फरवरी को पंजाब की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा यूनिट के खिलाफ मोहाली में एक एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया कि बद्दी के दवा उद्योगों में निर्मित साइकोट्रोपिक दवाओं को अवैध बिक्री के लिए पंजाब भेजा गया था। बायोजेनेटिक ड्रग्स कंपनी ने 6 मई 2023 से अब तक विभिन्न ब्रांड नाम से अल्प्राजोलम 0.5 की 21.66 करोड़ टैबलेट का निर्माण किया। कंपनी ने मई 2023 में कच्चे माल के रूप में 139 किलोग्राम अल्प्राजोलम खरीदा था, जिसमें से अब 40 किलोग्राम ही बाकी रह गया है। राज्य दवा नियंत्रण पुलिस प्रशासन को नहीं दी जानकारी। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि बायोजेनेटिक ड्रग्स बद्दी के साइकोट्रोपिक दवाओं के सभी उत्पाद लाइसेंस व अनुमतियों को रद्द कर दिया गया है। राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने शुरुआती जांच में पाया कि उक्त कंपनी ने साइकोट्रोपिक पदार्थों, दवाओं की बिक्री की कोई भी जानकारी राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन व पुलिस प्रशासन को नहीं दी। कंपनी इस कार्रवाई के खिलाफ स्वास्थ्य सचिव के समक्ष तय अवधि में अपील भी कर सकती है। समाचार नंबर 7। हमीरपुर में कहीं अपने ही बुने जाल में तो नहीं फंस रहे इंद्र। प्रदेश की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव तो 6 सीटों पर उपचुनाव 1 जून को होना है। इस बार दिलचस्प यह है कि लोकसभा चुनावों से ज्यादा जनता का ध्यान उपचुनावों पर है। प्रदेश भर के लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर की बड़सर और सुजानपुर सीट पर ज्यादा लगी हैं। पहले बात बड़सर विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां इंद्रदत्त अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं।
दरअसल इस हलके से लगातार 3 बार या यूं कहें कि करीब 12 साल विधायक रहने के बावजूद आज उनके साथ ऐसा कोई वर्कर नहीं दिख रहा जो कांग्रेस को छोड़कर उनके साथ चला गया हो। उनकी शरीफ और ईमानदार वाली छवि को भी लोग अब गुजरे जमाने की बात बता रहे हैं। ऊपर से उनका इतिहास कांग्रेस की उस जड़ सेवादल से जुड़ा रहा है जो किसी भी पार्टी की बुनियाद कही जाती है। बेशक बीजेपी कैडर उनके साथ है, लेकिन यह बात भी ध्यान में रखना होगा कि इस हलके में पूर्व मुख्यमंत्री के हनुमान कहे जाने वाले बलदेव शर्मा बसते हैं, जिनकी धर्मपत्नी को इंद्र 2022 में हरा चुके हैं। ऊपर से कांग्रेस ने यहां ऐसे व्यक्ति को यहां से टिकट दे दिया है जिनका फिलहाल अभी तक किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नाम नहीं है। ऊपर से कांग्रेस ने यहां राजेश धर्माणी जैसे संगठन से जुड़े ऐसे व्यक्ति को चुनाव प्रभारी बनाया है जिनकी वर्किंग का हर कोई मुरीद है। उधर बात सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां के समीकरण बड़सर से पूरी तरह भिन्न हैं। सभी जानते हैं कि जब राणा बीजेपी में शामिल हुए तो उनके साथ उनके अपने ऐसे लोगों की फौज भी शिफ्ट हो गई जो हमेशा से उनके साथ रही है। विधानसभा क्षेत्र में इन लोगों की संख्या काफी अधिक बताई जाती है। लोगों की मदद चाहे वो किसी भी तरह की हो, राणा कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजेंद्र राणा बड़े कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जीत के लिए लखनपाल को बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। भितरघात का भी डर। बड़सर से चाहे इंद्रदत्त लखनपाल हो, उनके प्रतिद्वंदी सुभाष ढड़वालिया, सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा हो या फिर कांग्रेस प्रत्याशी के रंजीत राणा, भितरघात की संभावना चुनावों में दोनों तरफ ही रहेगी। इस भितरघात से दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को जूझना पड़ेगा। हालांकि कैडर की भीड़ दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ है, लेकिन पोलिंग बूथ तक कौन कितना साथ रहता है यह देखना दिलचस्प होगा। समाचार नंबर 8। भाजपा को मिल रहे समर्थन से उड़ी कांग्रेस की नींद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों की नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो चली है। मंडी, हमीरपुर, शिमला और धर्मशाला में जो भाजपा के नामांकन के कार्यक्रम हुए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परेशान कर दिया है। उनकी बौखलाहट बाहर निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कीरतपुर से मनाली 4 लेन हाईवे पर तो 5 से 6 टनल और गोबिंद सागर पर बने बड़े बड़े पुलों ने दूरियों को पाटने का काम किया है। इसी तरह से कांगड़ा से शिमला, मंडी 4 लेन नेशनल हाईवे हिमाचल की तस्वीर को बदलते व दूरियों को समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। हमने देखा है कि किस तरह कालका से शिमला व शिमला से ढली के बीच भारत के सबसे बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। दिन रात रेलवे का काम चल रहा है। कांग्रेस राज में सड़कें केवल 8 फुट चौड़ी होती थी, लेकिन यही रोड आज 4 लेन बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल की यह सरकार झूठी सरकार है। यह सब अब जनता को पता चल चुका है और जनता अब यह खुलकर बोलने लगी है कि इस सुक्खू सरकार का कोई एक काम गिनाओ और 100 रुपए इनाम पाओ। बिंदल ने कहा कि हिमाचल के निर्धन लोगों के अब 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है, लगातार मिल रहा है और अगले 5 साल तक और मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 11 लाख किसानों को पीएम मोदी 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। विकास की राह में रोड़े अटका रही है सुक्खू सरकार। राजीव अक्षबंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास की राह में रोड़े अटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। केंद्र ने 1,786 करोड़ रुपए आपदा राहत के तौर पर दिए, जिसे कांग्रेस सरकार ने भाई भतीजावाद में बर्बाद कर दिया और जरूरतमंद देखता रह गया। जनता के मन में सुलग रहा यह लावा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ फूटने वाला है।
समाचार नंबर 9। हिमाचल इलेक्शन, आनंद शर्मा का आरोप, झूठे वादे करना भाजपा का रिवाज। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा ने झूठे वादे कर देश की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 400 सीटें जीतने के बड़े बड़े दावे उसके अहंकार को दर्शाते हैं, जो कि मतदाता का अपमान है। वह गुरुवार को डलहौजी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी हवाई हो गया है। उन्होंने कहा कि वादे करना भाजपा का रिवाज बन गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उसे पूरी तरह निभाती भी है। उन्होंने कहा कि चंबा में जीत हासिल करने के बाद यहां पर इंडस्ट्री, टूरिज्म के लिए एडवेंचर टूरिज्म, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, रोपवे व हेलीपैड आदि सुविधाओं से वंचित सुविधाओं को आगे लाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में चंबा चुवाड़ी, पोली उतराला व चहनी सुरंग को धरातल पर उतारने को लेकर पूरे प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व पूर्व विधायक आशा कुमारी भी मौजूद रहीं। सांसद मुकुल वासनिक के बोल, आनंद शर्मा हैं मजबूत प्रत्याशी। निजी संवाददाता नगरोटा सूर्या। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि कांग्रेस ने कांगड़ा चंबा में आनंद शर्मा के रूप में एक मजबूत और राजनीति में परिपक्व प्रत्याशी दिया है, जो कांगड़ा चंबा की आवाज को सदन में मजबूती से उठाने की क्षमता रखते हैं। मुकुल वासनिक गुरुवार को ज्वाली विधानसभा हलके के नगरोटा सूर्या में आनंद शर्मा के पक्ष में वोट मांग रहे थे। इस अवसर पर हिमाचल क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन ने भी कांग्रेस के पक्ष में समर्थन करते हुए अपने लोकसभा प्रत्याशी डा संजीव गुलेरिया का नामांकन वापस लेने का ऐलान किया। पार्टी गठबंधन व नव भारत एकता दल के अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा व उनका प्रत्याशी डा संजीव गुलेरिया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने की। मुकुल ने कहा कि मोदी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन 10 साल बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने या उनकी सरकार ने उन वादों को पूरा करने के लिए कोई वास्तविक प्रयास ही नहीं किया। समाचार नंबर 10। हिमाचल इलेक्शन, पीओके वापस लेकर रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी डा राजीव भारद्वाज ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, हम वापस लेकर रहेंगे। 370 निरस्त होने के बाद कश्मीर में शांति है। पाक के कब्जे वाला कश्मीर अब आजादी के नारों और विरोध प्रदर्शनों से गूंज रहा। यह चुनाव इंडी गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं और ईमानदार राजनेता मोदी के बीच चयन करने का चुनाव है। राजीव भारद्वाज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए साफ साफ कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब आजादी के नारों और विरोध प्रदर्शनों से गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 में सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन अब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। पहले आजादी के नारे जगह जगह सुनाई देते थे, अब वही नारे पीओके में सुनाई देते हैं। पहले वहां पत्थर फेंके जाते थे, अब पीओके में पथराव हो रहा है। पीओके पर कब्जे की मांग का समर्थन नहीं करने के लिए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए भारद्वाज ने कहा कि मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस नेता कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु बम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है, हम इसे लेकर रहेंगे। राजीव ने कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव इंडी गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं और ईमानदार राजनेता नरेंद्र मोदी के बीच चयन करने का चुनाव है। नरेंद्र मोदी के वर्षों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने के बावजूद कभी भी उनके खिलाफ एक पैसे के भ्रष्टाचार भी आरोप नहीं लगा। समाचार नंबर 11। हिमाचल इलेक्शन,
साइकिल सवारों ने पढ़ाया मतदान का पाठ। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई 15,256 फीट पर स्थित मतदान केंद्र टाशीगंग के लिए गुरुवार को साइकिलिंग एक्सपीडिशन का तीसरा दिन था। इस दिन निर्वाचन विभाग के स्टेट इलेक्शन आइकन जसप्रीत पॉल और सहसाइक्लिस्ट 1520 के निवासी क्षितिज नीलटू ने टीएस नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को निमंत्रण पत्र प्रदान कर उन्हें 1 जून को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। यह साइकिलिंग अभियान मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग द्वारा ऐतिहासिक रिस शिमला से 14 मई को रवाना किया था, जो 20 मई को टाशीगंग में संपन्न होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत सभी पात्र मतदाताओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर डा अमित कुमार शर्मा द्वारा राजकीय महाविद्यालय में एक समारोह आयोजित कर साइकिलिंग अभियान के दोनों प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तथा वहां उपस्थित यंग वोटर्स युवाओं को अपने मताधिकार के महत्व के बारे में जागरूक किया। उपायुक्त किन्नौर ने बताया कि निर्वाचन विभाग का यह साइकिलिंग दल भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी को शुक्रवार प्रातः 7 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वालों से श्री नेगी के पदचिन्हों पर चलने की अपील भी करेगा। उधर जसप्रीत पॉल ने कहा कि रास्ते में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं, युवक और महिला मंडलों के बीच मतदान के अधिकार का संदेश देने के अतिरिक्त युवाओं को नशों से दूर रहने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संदेश भी दिया। समाचार नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नहीं फैलेगा प्रदूषण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने से एक तरह का प्रदूषण पैदा होता है जिसे विद्युत चुंबकीय दखल कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय दखल रडार, मिलिट्री के उपकरणों और इंटरनेट के काम को खराब कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस दखल से बचाने के लिए चुंबकीय रोधक पदार्थों की जरूरत होती है और यही काम अब ब्लेंडेड कंपोजिट मटेरियल कर रहे हैं। आईआईटी मंडी और फिनलैंड के वीटीटी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर एक खास तरह के कंपोजिट मटेरियल बनाए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने विभिन्न उपयोगों के लिए बनाए गए जैव अपघटनीय प्राकृतिक फाइबर से बने मिश्रित पदार्थ विकसित किए हैं, जो खास तौर पर विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप (EMI) रोकने में कारगर साबित होंगे। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रेशों से बना ऐसा मटेरियल बनाया है जो खुद नष्ट हो जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। खास तौर पर बिजली के दखल को रोकने में यह काफी फायदेमंद साबित होंगे। बताते कि इस टीम का नेतृत्व आईआईटी मंडी के मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा हिमांशु पाठक और डा सनी जफर कर रहे हैं। साथ में आईआईटी मंडी के रिसर्च स्कॉलर आदित्य प्रताप सिंह और फिनलैंड के वीटीटी रिसर्च सेंटर के रिसर्च साइंटिस्ट डा सिद्धार्थ सुमन भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों का लक्ष्य ऐसे कंपोजिट मटेरियल बनाना है जो न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विद्युत चुंबकीय दखल से बचाए बल्कि पर्यावरण को नुकसान होने से भी रोके। डा हिमांशु पाठक आईआईटी मंडी में स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर इस नए कंपोजिट के बारे में बताते हैं कि दीर्घकालिक भविष्य के लिए ऐसे आविष्कारों की जरूरत है जो चीजों को बेहतर तो बनाए ही साथ ही पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। समाचार नंबर 13। कृषि विभाग तैयार करेगा 15,000 क्विंटल ए ग्रेड गेहूं बीज। प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना से हिमाचल के विभिन्न जिलों में गेहूं की पैदावार के लिए 15,000 क्विंटल से अधिक ए ग्रेड गेहूं से कृषि विभाग बीज तैयार करेगा। इसके लिए विभाग अपनी प्रयोगशालाओं में ए ग्रेड की गेहूं का ट्रीटमेंट कर उच्च स्तर का बीज तैयार करेगा। इसके लिए कृषि विभाग जिला ऊना के टकारला व पेखुबेला में स्थापित ग्रेडिंग सेंटरों में पंजीकृत किसानों से गेहूं की ए ग्रेड की फसल की खरीद कर रहा है।
कृषि विभाग के पास ऊना में करीब 244 ऐसे पंजीकृत किसान हैं जो कृषि विभाग से उच्चतम किस्म का बीज लेकर गेहूं की फसल की बिजाई करता है और विभागीय विशेषज्ञों व किसानों की विशेष देखरेख में तैयार हुए इस फसल को सैंपल पास करवाने के बाद ग्रेडिंग सेंटरों में लेकर पहुंचता है और वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से ए ग्रेड की गेहूं को विभाग को बेच देता है। अब तक कृषि विभाग ने जिला ऊना के पंजीकृत 244 किसानों में से पहले चरण में लिए 84 सैंपल लिए हैं। इनमें से 82 किसानों के सैंपल पास हुए हैं। शेष 160 किसानों के घर से एजेंसी व विभागीय टीम सैंपल एकत्रित कर रही है। बता दें कि पंजीकृत किसानों से लिए इन सैंपल को एकत्रित कर एजेंसी की टीम कृषि विभाग के पालमपुर रिसर्च सेंटर में भेजेगी, जहां से गेहूं की फसल की ग्रेड की रिपोर्ट मिलेगी। उस रिपोर्ट के मिलने के बाद ही जमींदारों की गेहूं की फसल की सही ग्रेड के बारे में पता चल पाएगा कि पंजीकृत किसानों की गेहूं की फसल कितनी बेहतर और वह कौन सी ग्रेड का है, ताकि उसे ग्रेडिंग के बाद कृषि विभाग अपनी लैब में ट्रीटमेंट के बाद अगली फसल के लिए बीज तैयार कर सके। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिला ऊना में 35,514 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की फसल की पैदावार होती है। सभी जिलों के लिए तैयार होगा गेहूं बीज। कृषि विभाग जिला ऊना के उपनिदेशक डा कुलभूषण धीमान ने कहा कि जिला ऊना से हर वर्ष कृषि विभाग प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए बीज तैयार करने को ए ग्रेड की गेहूं की खरीदारी करता है। इस सीजन में भी 15,000 क्विंटल से अधिक ए ग्रेड गेहूं की खरीदारी करेगा। इसमें से 9,000 क्विंटल प्रदेश के जिलों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी और 6,000 क्विंटल गेहूं से जिला के किसानों के लिए बीज तैयार किया जाएगा। समाचार नंबर 14। हिमाचल चुनाव 2 हफ्ते में पकड़ी 1.16 लाख लीटर अवैध शराब। आबकारी विभाग ने लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत गत 2 सप्ताह के भीतर जिला सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और मंडी में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1,6621 लीटर अवैध शराब व लाहन बरामद की है। आबकारी आयुक्त डा यूनुस ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में विभाग ने टास्क फोर्स टीमों और फ्लाइंग स्क्वायड (FS) का गठन किया है। प्रदेश में विभाग की 59 टीमें निरंतर निगरानी कर कार्रवाई कर रही हैं। आयुक्त ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर भी कार्रवाई की जा रही है। विभाग की टास्क फोर्स सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब के भंडारण में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। उन्होंने बताया कि गत दिनों जिला सिरमौर में विभाग की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब की भीड़ व इस कारोबार में संलिप्त लोगों को पकड़े के लिए पावंटा साहिब के नजदीक खारा गांव के घने जंगलों में करीब 13 किलोमीटर तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया। टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब की भीड़ व लाहन से भरे ड्रम जब्त किए। विभागीय टीम द्वारा किसी अप्रिय घटना के घटित होने से पहले ही त्वरित कार्रवाई कर लगभग 61,000 लीटर अवैध लाहन हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के अनुसार नष्ट की गई। इसकी अनुमानित कीमत 61 लाख रुपए आकी गई है। डा यूनुस ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा विगत 2 सप्ताह के दौरान जिला सिरमौर में 63,515 लीटर, हमीरपुर में 10,824 लीटर, सोलन में 18,020 लीटर, कांगड़ा में 2,316 लीटर, कुल्लू में 1,271 लीटर, शिमला में 1,526 लीटर, मंडी में 768 लीटर व चंबा में 324 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। यहाँ करें अवैध शराब की शिकायत। आबकारी विभाग अवैध शराब तथा कर चोरी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति सुनिश्चित कर रहा है। विभाग ने अभी हाल में 2,49,000 रुपए की 3 किलो चांदी भी जब्त की है।
आबकारी आयुक्त ने नागरिकों से आग्रह किया कि अवैध शराब तथा फ्रीबीज के मामले संज्ञान में आते ही तुरंत टोल फ्री नंबर 1800180806 दूरभाष नंबर 017726200426 तथा व्हाट्सएप नंबर 94,183 से 31,426 पर जानकारी साझा करें, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। समाचार नंबर 15। मर्डर, मनाली घूमने आई युवती की हत्या। पर्यटन नगरी मनाली के निजी होटल में पर्यटक की हत्या का मामला सामने आया है। युवती की हत्या कर आरोपी युवक शव को बैग में डालकर ले जा रहा था कि मनाली पुलिस की टीम ने इस युवक को भी चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है कि उसने क्यों युवती की हत्या की और दोनों के बीच क्या रिश्ता था। मनाली पुलिस की टीम ने मृतक युवती के परिजनों को भी सूचित कर दिया है और अब इस मामले की आगामी छानबीन में जुट गई है। मृतक युवती की पहचान शीतल कौशल पुत्री कैलाश कौशल उम्र 25 साल अजय नगर शाहपुरा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश के रूप में हुई है, जबकि आरोपित युवक विनोद ठाकुर पुत्र हरदयाल ठाकुर उम्र 23 निवासी असबटा मोड़ जिला पलवल हरियाणा का रहने वाला है। बुधवार को जब युवक अकेला होटल से घर लौट रहा था तो उसने वोल्वो बस स्टैंड जाने के लिए टैक्सी मांगी। वेटर व टैक्सी चालक जब युवक के बैग को गाड़ी में डालने लगे तो उन्हें बैग के भारी होने पर आशंका हुई। उन्होंने युवक से बैग खोलने की बात कही तो युवक होटल से भाग गया। होटल संचालक ने घटना की सूचना मनाली थाने को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मुकेश राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद इस युवक को कुल्लू के नजदीक धर दबोचा। पुलिस की ओर से तलाशी लेने पर बैग में शीतल का शव बरामद हुआ। एसपी कुल्लूडा कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि युवती 13 मई को आरोपी युवक के साथ मनाली घूमने आई थी। होटल में कमरा भी युवती के नाम से बुक किया गया था। आधार कार्ड से युवती का सही पता लग पाया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।